आज इतिहास की एक किताब मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। अब इस किताब के क्या मायने हैं ये आपको विश्लेषण में पता चल जाएगा, लेकिन ये इतिहास की किताब 12वीं कक्षा का है और 12वीं कक्षा में एनसीईआरटी की किताब में जो पढ़ाया जा रहा था, हो सकता है कि अब तक जो आपने पढ़ा वो अब पढ़ने को ना मिले, और क्या बदलाव होने वाला और क्यों बदलाव होने वाला है ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि कहते हैं कि बाल मन गीली मिट्टी की तरह होता है और उम्र के इस दौर में बच्चों को जो भी सिखाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी बताया जाता है, वही उनके भविष्य की बुनियाद बन जाती है। और उसके व्यक्तित्व को जो भी आकार दिया जाता है, बच्चा उसी आकार से ढल जाता है। जहां घर में बच्चे के अभिभावक उसे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, उसी तरह स्कूल में यह काम शिक्षक करते हैं और वही बच्चे के भविष्य को एक दिशा भी देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके बच्चे को स्कूल से ही गलत या एक तरफा इतिहास पढ़ाया जाए तो क्या होगा? अगर बच्चे को बार बार बताया जाए कि मुगल तो महान शासक थे और उनका साम्राज्य अफ्रीका से लेकर एशिया तक फैला हुआ था। अगर आपके बच्चे को पढ़ाया जाए कि काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वाने वाला औरंगजेब एक महान शासक था और वो युद्ध में टूटे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाता था, और वो इतना महान था कि वो टूटे मंदिरों को बनवाने के लिए आर्थिक मदद भी जारी करता था, तो क्या होगा? जाहिर है आपका बच्चा इस इतिहास को सत्य मानेगा, वो औरंगजेब जैसे शासकों को ही अपना और भारतीय इतिहास का हीरो मानेगा। और अगर 12वीं में आपने भी इतिहास की पढ़ाई की है तो मुगल बादशाहों के बारे में ऐसे ही तथ्य आपने भी पढ़े होंगे। खासकर एनसीईआरटी की ये 12वीं की किताब जो अभी भी है, लेकिन उसमें से वो चैप्टर हट चुका है। खासकर एनसीईआरटी की 12वीं की किताब में मौजूदा मुगल दरबार चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा और उसके हिस्से को हम आपके टीवी पे भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ इस हिस्से में क्या था ये हम आपको बताएंगे। ये लगभग 30 पेज का अध्याय है। इस अध्याय में मुगलों की शासन प्रणाली की खूबियों के साथ साथ उनकी न्याय प्रियता और कला साहित्य के क्षेत्र में उनके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया, पढ़ाया गया है कि जानिए मुगलों ने क्या कुछ खास किया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए मुगलों का यह इतिहास खुद इतिहास बन चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए शैक्षिक सत्र यानी कि वर्ष 2023-24 के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार, ये जो अध्याय हम आपको दिखा रहे थे, इस फैसले के अनुसार यूपी बोर्ड के छात्रों को स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने जून 2022 यानी कि पिछले वर्ष ही मुगल इतिहास और शीत युद्ध आदि पर चैप्टर हटा दिया था, और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में इस बदलाव को शामिल कर लिया था। लेकिन यूपी बोर्ड में पुस्तकें छप चुकी थी और इसी वजह से पिछले वर्ष इन्हें नहीं हटाया गया। लेकिन अब यूपी बोर्ड ने फैसला किया है कि वो एनसीईआरटी में जो पाठ्यक्रम है वो लागू रहेगा, यानी इस चैप्टर को हटा दिया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर जो है तर्क भी है। इसके ऊपर एक कुछ दस्तावेज आपको दिखा रहे हैं। ये एक साक्ष्य है जो सीबीएसई की सिलेबस है, और सीबीएसई के सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पता चलता है कि 8वां चैप्टर तो है, लेकिन उसके बाद 9वां चैप्टर इसमें से हटा दिया गया है। मेरे हाथ में वर्ष 2022-23 की सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सिलेबस की डिटेल है, और टीवी स्क्रीन पर भी वो डिटेल्स हम साझा कर रहे हैं। इसमें यूपी बोर्ड के इतिहास के सिलेबस में 9वां चैप्टर मुगल दरबार, ये यूपी बोर्ड का है, ये 2022-23 का है। और इसके इस पेज में आप देखेंगे, इसको हमने आपके सामने टीवी पे भी मार्क कर रखा, और इसमें साफ साफ 9वां चैप्टर है मुगल दरबार अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन इसी वर्ष सीबीएसई के इतिहास से इस सिलेबस को हटा दिया गया था, यानी सीबीएसई ने पिछले वर्ष इस सिलेबस को हटा दिया था और यूपी बोर्ड में इसकी पढ़ाई जारी थी। यानी वर्ष 2023-24 के पाठ्यक्रम में यह चैप्टर यूपी बोर्ड की किताब में नजर नहीं आएगा। अब यह तय कर लिया गया है, यानी सीबीएसई ने जिसे पिछले वर्ष ही हटाया था, और इस बार यूपी बोर्ड ने भी इन सिलेबस में अपने सिलेबस में से इस अध्याय को हटा दिया। यानी जो मुगलों के इतिहास के बारे में बताया जा रहा था, और इसका जो चैप्टर के टॉपिक को आप देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है शासक और इतिवृत्ति मुगल दरबार, लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। इसमें जो कुछ वृतांत है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस बदलाव के बाद ऐसे कई अध्याय हैं जिसे सिलेबस से हटा दिया जाएगा और अब वो उत्तर प्रदेश के छात्रों को नहीं पढ़ाए जाएंगे।
इससे सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि नागरिक शास्त्र और हिंदी की किताबों में भी कुछ बदलाव किए गए। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस चैप्टर को हटाने का फैसला पिछले वर्ष किया गया था और सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में से लागू कर दिया था, लेकिन यूपी बोर्ड में इसे अब लागू किया गया है, यानी इस अध्याय को हटाया गया है। और यूपी बोर्ड के इस फैसले पर सबसे ज्यादा सवाल मुगल दरबार पर आधारित चैप्टर को हटाए जाने पर ही उठ रहे हैं। इसलिए डीएनए में आज हम हटाए गए मुगल इतिहास को डिकोड करेंगे और यह भी बताएंगे कि इतिहास की इस किताब में मुगल बादशाहों को किस तरह से उनका महिमा मंडन किया गया। तो उनको बताया गया था कि वो कितने महान थे, लेकिन अब उन्हें भी इतिहास बना दिया गया है। सच्चाई ये है, इस किताब में एक हिस्सा है, इस एनसीईआरटी की 12वीं की किताब में एक हिस्सा मौजूद है। ये किताब पुराने पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसका 9वां चैप्टर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, इसके 9वें चैप्टर में पेज नंबर 224 से ये शुरू होता है इस चैप्टर, और इसका जो नाम है शासक और इतिवृत्ति मुगल दरबार। इसमें 16वीं और 17वीं शताब्दियों में मुगल दरबार के बारे में बताया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में इस अध्याय को पूरी तरह से हटाया गया। अब आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में किस तरह भ्रामक तथ्य पेश किए गए थे, यानी आज तक बच्चे इसे पढ़ते आ रहे थे, और किस तरह से मुगल बादशाहों का महिमा मंडन किया गया था और यह बताया गया था कि मुगलों ने किस तरह से मंदिरों का निर्माण करवाया। आप उदाहरण के जरिए समझिए, इसमें किताब के पेज नंबर 234 पर क्रूर शासक औरंगजेब और शाहजहां का जमकर महिमा मंडन किया गया, यानी जमकर उनकी तारीफ की गई और लिखा गया है कि जब युद्ध के दौरान मंदिर ढह जाते थे तो औरंगजेब और शाहजहां इन मंदिरों को बनवाने के लिए ग्रांट जारी किया करते थे। इसमें लिखा गया है, ये मैं खुद आपको पढ़ के इसमें बता रहा हूं, सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यहां तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उसकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा हमें शाहजहां और इतिहास के पन्ने ये बताते हैं एनसीईआरटी के, जो अब तक बच्चे पढ़ते आए थे, कि उसमें औरंगजेब और शाहजहां जैसे महान शासक थे जिन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ लूं, आगे जाके इसके बारे में आपसे बात भी करूंगा। अब ये बताइए कि आपने आज तक क्या जाना है, काशी विश्वनाथ मंदिर को ढहाने के पीछे किस शासक का नाम आप सुनते हैं? और शायद ये दस्तावेज आपने कई बार देखा भी होगा। उसके गैजेट में ये पता भी चलता था कि उसने मंदिर ढहाने के लिए एक फरमान जारी किया था, और कौन शासक था जिसके बारे में यहां महिमा मंडन किया जा रहा है। असल इतिहास यह है कि औरंगजेब ने मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं करवाया, बल्कि वो अनेकों हिंदू मंदिरों को तुड़वाने वाले शासक के रूप में पहचाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो वर्ष 1669 में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश, ये कॉपी पे आप गौर कीजिएगा, ये उसी के गैजेट की कॉपी है। आदेश काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का औरंगजेब ने ही दिया था और वहां मस्जिद का निर्माण किया गया था। यह वो ऐतिहासिक तथ्य है जिसकी पुष्टि इतिहासकार भी कर रहे हैं। उसी तरह शाहजहां को भी मंदिरों का निर्माण करवाने वाले शासक के रूप में पेश किया गया, जबकि सच्चाई इससे काफी अलग है। छात्र यही इतिहास पढ़ते रहे और अब यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि स्कूलों में यह इतिहास पढ़कर बड़े हुए छात्रों के मन में मुगल बादशाहों, खास करके औरंगजेब के प्रति कैसा दृष्टिकोण पैदा होगा। जाहिर सी बात है, इन छात्रों के मन में औरंगजेब की छवि एक महान शासक के रूप में बनेगी जो उदारवादी था, सब धर्मों का आदर करता था, बेहद न्यायप्रिय था, जबकि सच्चाई इस किताब में लिखे उन शब्दों से बिल्कुल अलग है। हम आपको सुनवाना चाहते हैं। इस तरह की जो अनर्गल बहुत सारे चैप्टर्स थे जिसमें अनावश्यक तरीके से, अनर्गल तरीके से वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते थे और वो अपने शासकों की कीमत पर करते थे, उनको हटाया जाना, उनको वहां से बेदखल किया जाना बहुत जरूरी था। इस्लाम के प्रसार को जिस तरीके से स्थापित किया जा रहा था और उसका जो वास्तविक इतिहास है, जितनी क्रूरता, बर्बरता और दमन का इतिहास है, इसलिए उस हिस्से को या तो संतुलित करके या हटाना ही ठीक रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसके अलावा देखो, इस देश को, हमारी पीढ़ियों को क्या बताना है ये तय करना होगा। हमारा आदर्श बाबर हो सकता है या राणा सांगा होंगे, हमारा आदर्श अकबर हो सकते हैं या महाराणा प्रताप होंगे,
ये तय करना बहुत जरूरी है। जो हमारे इतिहास के पुस्तकों में सैकड़ों चरित्र हैं जिनको पढ़ाया जाना चाहिए था प्रमुखता से, लेकिन उनको ठीक तरीके से नहीं बताया गया, और आक्रांताओं के बर्बरता को, दमन को छिपाकर अनावश्यक, अनर्गल तरीके से और अप्रामाणिक तरीके से भी उनका यशोगान किया गया। इसलिए उचित है कि ऐसे पाठ्यक्रमों को या तो संतुलित किया जाए या उनको हटा के बाहर किया जाए। 30 पेज के इस चैप्टर का ये बेहद छोटा सा हिस्सा है जो हम आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसमें जो लिखा गया है कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उसकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किया जाता था। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन से पता चलता है। और इस पूरे चैप्टर में मुगल बादशाहों को लेकर ऐसी ही दूसरी जानकारियां भी लिखी हैं। यह सिर्फ इकलौता हिस्सा नहीं है। इस पूरे चैप्टर में मुगल बादशाहों का जो इतिहास लिखा गया है उसमें अबुल फजल की आईने अकबरी और उन्हीं की तरह दूसरे दरबारी इतिहासकारों की लिखी किताबों और संस्मरणों का सहारा लिया गया। और हमें यह समझना जरूरी हमारे लिए हो जाता है कि इन दरबारी कवियों और इतिहासकारों ने अपने बादशाहों के बारे में तारीफ छोड़कर और क्या लिखा होगा, आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन इस किताब में उनके लिखे इसी इतिहास को ही छात्रों के लिए परोस दिया गया और भारतीय नजरिए से इतिहास को वेरीफाई या क्रॉस चेक करने की जरूरत भी नहीं समझी गई। और इसलिए इस पूरे चैप्टर में मुगल बादशाहों की न्याय व्यवस्था, उनके शासन प्रबंधन की जमकर तारीफ की गई। साथ ही कला, साहित्य एवं व्यापार को लेकर भी मुगल बादशाहों का जमकर महिमा मंडन किया गया। और इसे आप कुछ दूसरे उदाहरणों से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इसी चैप्टर के 5वें खंड में दरबारी इतिहासकारों के हवाले से ये कहया गया है, ये बताया गया है कि मुगल शासन एक आदर्श राज्य था और इसमें मुगल शासकों को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होने की कहानियां भी बताई गई हैं। यानी मुगल शासकों के पास दैवीय शक्ति थी, ईश्वरों वाली शक्ति थी, एक कनेक्शन पावर था। जब एक विद्यार्थी से मैं बताऊं कि जब उससे पूछा गया कि आपका आदर्श भारतीय इतिहास में कौन है, तो उसने जिस व्यक्ति को, जिस शासक को आदर्श बताया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उसने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी उसका आदर्श है। पूछा गया क्यों, तो उसकी बाजार व्यवस्था और बहुत अनर्गल चीजों से प्रभावित होने की बात कर रहा था। आप एंशिएंट पीरियड से देख लीजिए और मॉडर्न तक ऐसे हजारों सैकड़ों चरित्र मिलेंगे जिनका वास्तव में इस देश के प्रति जो अनुराग था और जो कार्य है वो अद्भुत है। उसे ललितादित्य मुक्तापीड नहीं दिखाई देता, उसे विद्याधर चंदेल नहीं दिखाई देता, उसे कृष्णदेव राय नहीं दिखाई देता, ऐसे जो उसे लक्षित बड़फुगन का शौर्य नहीं दिखाई देता, ऐसे जो बहुत सारे चरित्र हैं वो कहीं ना कहीं छुपाए गए। दरअसल ये मुगलिया इतिहास कुछ ऐसे इतिहासकारों की देन थी जिन्होंने भारत के बच्चों को सही इतिहास नहीं पढ़ाने की चाहत रखी, बल्कि सदियों की गुलामी के इतिहास को पढ़ाना चाह रहे थे ताकि भारत की भावी पीढ़ियां भी उसी मानसिकता से ग्रस्त हो जाएं और औरंगजेब जैसे धर्मांध और क्रूर शासक भी इन्हें इतिहास के नायकों की तरह नजर आने लगे। लेकिन अब कम से कम यूपी के छात्रों को यह चैप्टर नहीं पढ़ना होगा और मुगल इतिहास का यह चैप्टर अब खुद इतिहास बन चुका है। अब आपको यह सुनवाते हैं कि इस बारे में छात्रों और अभिभावकों का क्या कहना है। मुझे लगता है जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उनसे हमारी भारतीय संस्कृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और आज के समय में हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इंडियन नेशनलिज्म में क्या हो रहा है, ना कि हम ये जाने कि मुगल डायनेस्टी में क्या हुआ था। योगी सरकार का ये फैसला मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि अभी जो जनरेशन है उसको मुगल दरबार में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो और मुगल दरबार और इन सब में बहुत सारी फॉल्ट्स भी होती हैं। फॉल्ट हिस्ट्री पढ़ाने से अच्छा है कि उन चैप्टर्स को हटा दिया जाए। छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अब पहले हमें मुगलों के इतिहास के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था और अब पूर्वजों के बारे में भी हम नहीं पढ़ पाते थे। अब इतिहास के बारे में जानने का मौका और इतिहास को पढ़ने का मौका बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि मुगल सल्तनत की जो पढ़ाई थी और जो उसके बारे में पढ़ाया जाता था वो हम पे थोपा जाता था। पर अब हमारे साथ क्या हो रहा है, अगर हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे और अपने कल्चर पे पढ़ेंगे, अपने उस चीज़ को लेकर पढ़ेंगे, हमारी एजुकेशन में भी बहुत फायदा होगा। हमारी नई युवा पीढ़ी भी सीखेगी, हम भी सीखेंगे। तो मैं इस बात पे योगी जी के साथ हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही है जो उन्होंने बोला।
आपने छात्रों और उनके अभिभावकों की बातें तो सुन ली, लेकिन अब इस मामले में जमकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मुगल इतिहास पर कैंची चली तो एक वर्ग को ये बात काफी अखर रही है और उन्होंने इसे लेकर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। इसलिए आप जरा प्रतिक्रियाओं के उस दौर को भी अपने नजरों के सामने से गुजार लीजिए। 2014 से ये बात सही है कि बीजेपी आरएसएस इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को उसका भगवा करने का काम कर रही है। भारत के मुसलमान अगर चाहते हैं कि उनकी इतिहास बाकी रहे, उनकी तारीख बाकी रहे, तो अपनी तारीख अपने स्कूलों में, अपने मदरसों में मंसूबाबंदी के साथ पढ़ाएं। इंशाअल्लाह ताला फिर से इस्लामी तारीख यहाँ की सरकार का हिस्सा बनेगी, यहाँ के सरकारी चीजों का हिस्सा बनेगी, चाहे ये हटाते रहें, कुछ भी करें। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं हटाया गया, बल्कि इसमें हिंदी, नागरिक शास्त्र और कई दूसरे विषयों में भी बदलाव किया गया है और कुछ पुराने अध्याय हटाकर नए चैप्टर जोड़ दिए गए। लेकिन इतिहास को सिर्फ एक चश्मे से देखने के आदी रह चुके कुछ लोगों को सिर्फ यही चैप्टर यानी मुगल दरबार ही नजर आ रहा है और इसलिए अब आपको सुनना चाहिए कि इस फैसले पर यूपी सरकार और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल भारत में स्कूल की किताबों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास में गलतियों को सुधारने और नए तथ्य जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे की अध्यक्षता में एक संसदीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 30 नवंबर 2021 को भारत सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में इतिहास की किताबों में गलत तथ्य हटाने और किताबों में भारत के असल नायकों का इतिहास पढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीएसई ने 23 अप्रैल 2022 को एनसीईआरटी का नया संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया था और उसे लागू भी कर दिया गया था। जो सिलेबस हमने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये सीबीएसई का, जिसमें उस चैप्टर को हटाया गया और अब इसी बदले हुए पाठ्यक्रम को यूपी बोर्ड में लागू किया गया, यानी इस चैप्टर को अब यूपी बोर्ड से हटाया गया है। जी न्यूज़।